Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉप का न्यूज़ रूम है। आज न्यूज़ रूम में एक नेताजी हैं, पर हमने तो आपको कहा था कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में कभी नेताजी नहीं आते। ये गेस्ट इन द न्यूज़ रूम कार्यक्रम नहीं है। आज हम इंग्लैंड के नेता से बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम के नेता से बात करेंगे, जो कतई हिंदुस्तानी भी हैं क्योंकि उनकी पैदाइश और शुरुआती परवरिश हिंदुस्तान में हुई, लेकिन अब वो वहाँ बढ़िया बिना खादी पहने पर खद्दरधारी जैसा काम कर रहे हैं। खूब नाम कमा रहे हैं। डिप्टी मेयर रहे, पहले भारतीय और पहले हिंदू डिप्टी मेयर लंदन के 2 टर्म, पर उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा बिना किसी इल्ज़ाम के। काहे से उनको मिल गया है सांसदी का टिकट लेबर पार्टी से। एक पार्टी है कंजर्वेटिव जिसमें ऋषि सुनक है, दूसरी पार्टी लेबर पार्टी जो वहाँ के तमाम सर्वेक्षण कह रहे हैं कि अब सत्ता में आने की प्रबल दावेदार है। तो हमने नेताजी से कहा आइए पोहा बाद में खाएंगे, पहले बतियाते हैं इंदौर से लेकर लंदन तक की जर्नी। राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इससे पहले कि मैं आपसे नेता नगरी की बातें करूं, आपके विपक्षी ऋषि सुनक हों, आप लोग फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही पड़ता है क्योंकि जैसे आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, तो अगर फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो और प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। और वोटर्स पे अपील भी बहुत रहेगी है थोड़ा सा कि ये खुद की फिटनेस तो सभी को ख्याल रखना चाहिए, जो चुनाव में खड़ा हो वो और जो चुनाव में नहीं भी खड़ा हो वो। क्या करते हैं आप? कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत कसरत करते हैं, पर बाकी तो स्वस्थ खाने की कोशिश करते हैं, हेल्दी फूड। वाह, अच्छा। तो इससे पहले कि हम आपकी सांसदी की दावेदारी पर आएँ, हमको ये बड़ा दिलचस्प लगा जान के कि इंदौर टू डिप्टी मेयर ऑफ लंदन, ये कमाल कैसे हुआ? अब ये काफ़ी लंबी यात्रा है। आप तसल्ली से बता दीजिए भाई साहब, मैं सुनने के लिए अब बैठा हूँ। तो मेरा जन्म इंदौर में हुआ, वहीं लालन पालन हुआ। एक कौन से मोहल्ले में? जानकी नगर जी। मैं वहाँ पर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, माताजी एक स्कूल की अध्यापिका थी, फिर बाद में प्राचार्य भी बनी कन्या विद्यालय में जी। उन्होंने अपना सारा जीवन निम्न आय वर्ग की कन्याओं को पढ़ाने में लगा दिया। बहुत बढ़िया। उनका नाम श्रीमती कृष्णकांता अग्रवाल जी। पिताजी मेरे श्री सौभाग्यमल अग्रवाल वो सिंचाई विभाग में थे। अच्छा। तो सिंचाई विभाग में बांध बनाने का काम करते थे। वाह। हम काफ़ी बेसिक परिवार, वर्किंग पेरेंट्स। हाँ, वर्किंग पेरेंट्स, भाई बहन में सबसे छोटा अच्छा। परिवार में, लेकिन स्कूलिंग वगैरह सब वहीं पे हुई? स्कूलिंग सभी वहीं हुई। सेंट पॉल स्कूल एक सस्ता सा पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वाला स्कूल था, तो मैं वहाँ पर गया और वहीं पे पूरा स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग मैं डॉक्टर बनना चाहता था जब मैं छोटा था। अच्छा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा मेडिकल में तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल काम है, और उसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ। जी। ये सब बात है मिड 90s की। और तो मैंने अपना मन बदल लिया और मैंने सोचा मैं बिज़नेस पढ़ूंगा, व्यापार करूंगा, और इसीलिए मैंने बीबीए में एडमिशन लिया। और बीबीए उस समय काफ़ी नया कोर्स था, लोगों को जानकारी नहीं होती थी। मैं बताता था मैं बीबीए कर रहा हूँ तो बोलते थे क्या बीए कर रहे हो? तो मैं कहता था नहीं, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो किया मैंने, और एमबीए दोनों इंदौर से ही किए। अच्छा। और फिर जो पहली नौकरी मिली वो मैंने ले ली, जो कि चंडीगढ़ में थी। वाह, सिटी ब्यूटीफुल। और चंडीगढ़ में 5,000 रुपये महीने की मेरी नौकरी थी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी में। मैंने 6 महीने वहाँ काम किया, फिर उसी कंपनी में तबादला ले लिया मुंबई में, और फिर मुंबई में थोड़े दिन काम किया। फिर मुझे अवसर मिला लंदन जाने का। कंपनी की तरफ से? नहीं, एक दूसरी कंपनी की तरफ से, जो लंदन की कंपनी थी, उनसे मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र दिया, बड़ा बेसिक सा जॉब ऑफ़र। अब वो मैं ना कंपनी के कभी मालिक से मिला था और ना कभी ऐसी बात हुई थी, लेकिन ईमेल पे बातचीत चल रही? ईमेल पे बातचीत चल रही थी। जॉब ऑफ़र हुआ, तो मैंने सोचा कि मैंने वीज़ा करवा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि आप टिकट भेज दीजिए मेरे आने का। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, फिर हम टिकट के पैसे रीइंबर्स कर देंगे। मैंने सोचा मेरे पास तो पैसे ही नहीं टिकट खरीदने के, तो कहाँ से कराऊंगा। तो मेरे पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जो मैंने बेची। उससे मुझे 18,000 रुपये मिले, और मुझे आज भी याद है मैंने ब्रिटिश एयरवेज़ का वो टिकट खरीदा और मैं लंदन पहुँच गया। मोटरसाइकिल बेच के? मोटरसाइकिल बेच के। रीइंबर्स कर दिए उन्होंने पैसे? कि नहीं? रीइंबर्स कर दिए। और काफ़ी अच्छी यात्रा रही। पहली बार प्लेन में बैठा था, तो पहली बार जब कोई प्लेन में बैठता आपको भी जानकर बहुत दुखी लगी रहती है भाई साहब। और खिड़की वाली सीट ली, हाँ, ताकि देख सकें।
और मुझे आज भी याद है कि सुबह सुबह जब प्लेन पहुंचा लंदन, तो लैंड करने की जगह नहीं थी, तो काफ़ी देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा। तो मैं खिड़की से जब नीचे देखा, मुझे लंदन बड़ा सुंदर लगा और मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि मैं यहाँ अच्छा कुछ करके दिखाऊंगा। वाह। पर उस फीलिंग में ये तो नहीं होगा कि यहाँ नेतागिरी करूंगा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। कभी था कि बीबीए यहाँ एमबीए करते हुए नेतागिरी की थी या स्कूल के टाइम पे? थोड़ी बहुत तो वहाँ उस समय वैसे चुनाव तो नहीं होते थे, छात्र संघ के चुनाव वगैरह, पर जिसको हम देसी भाषा में कहीं अपनी चलती थी कॉलेज में, तो वैसा रहा थोड़ा बहुत। बढ़िया। तो वहाँ जाके नौकरी करने लगे? वहाँ जाके नौकरी करने लगा, बड़ी बेसिक सी नौकरी, कहीं पेइंग गेस्ट बन गया और इस प्रकार से रहा, 3 साल रहा। और उस 3 सालों में मैंने वहाँ का कल्चर समझा। मैं नेटवर्किंग में बहुत अच्छा था, लोगों से बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं कहीं बहुत लोगों से जान पहचान हो गई। मैं लेबर पार्टी में इन्वॉल्व हो गया और मुझे आज भी याद है, मैंने मेरे कुछ मित्रों के साथ मिलके मुझे पता चला कि बिल क्लिंटन उस समय उनकी बिटिया ग्रेजुएशन कर रही थी और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो वो लंदन आए हुए थे। तो मैंने किसी तरह पहुंच गया और उनके लिए मैंने एक लंच ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें मैंने 100 लोगों को बुलाया। मैं 26 साल का था उस समय। तो बिल क्लिंटन को मुख्य अतिथि ये बड़ी बनाया। चीज़ साउंड कर रही, थोड़ा बताइए कैसे किया ये? तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई। एक अमेरिका में संस्था है, एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन। तो ज़्यादातर जो मोटेल्स होते हैं अमेरिका में वो इंडियन ओन्ड है, तो उनकी एक एसोसिएशन है। तो उसके जो अध्यक्ष थे उनसे मेरी जान पहचान हो गई। तो वो भी उस समय लंदन आए हुए थे। तो बातचीत में मैंने उनसे कहा कि हम आपके बिल क्लिंटन से परिचय है, आप उनको बुलाइए, हम साथ में लंच हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो वो मान गए और हमने लंच ऑर्गेनाइज़ किया बिल क्लिंटन के लिए। और इसी प्रकार से मैं टोनी ब्लेयर से मिला उस दौरान। तो सभी से काफ़ी मुलाकात हुई। तो आपकी पार्टी के बड़े लीडिंग तब पीएम भी थे? उस समय प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटेन के। तो इस प्रकार से मिलना जुलना मेरे से। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब कर तो रहा हूँ, पर कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अपना व्यापार कुछ करेंगे। तो मैंने एक दिन आवेग में आके नौकरी छोड़ दी अपनी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जेब में तो कुछ पैसे भी नहीं हैं और मेरा वीज़ा 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है। अब हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो घर पे घबरा जाते हैं, नौकरी पेशा परिवार के पृष्ठभूमि हैं। तो मैंने घर पे बताया नहीं, क्योंकि डांट पड़ेगी कि नौकरी छोड़ दी। तो मैंने बताया नहीं और मैं गया एक बैंक के पास लोन मांगने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने लोन रिजेक्ट कर दिया कि बिज़नेस के लिए कोई लोन वोन नहीं मिलेगा, पर आपको कार चाहिए हो तो हम लोन दे सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कार के लिए लोन दे दीजिए, एक पर्सनल लोन। मैंने कार नहीं ली, उस लोन से मैंने अपना व्यापार चालू किया। It's such a critical remark on our banking system. Somebody wants to do something, है तो वो नहीं, कर्जा ऐसे ले लो। ये हमारे ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैंने बिजनेस स्टार्ट क्या बिजनेस शुरू किया आपने? ये एक सिंपल सा बिजनेस था कि मनी ट्रांसफ़र का। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ज़रिए छोटे बिजनेसेस जो इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल पेमेंट करना है, दूसरी करेंसी में दूसरे देश में पैसा भेजना है। तो वो नॉर्मली बैंक के ज़रिए करते हैं ये, पर बैंक उनको एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं देता था और वो सर्विस भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ज़रिए वो कर सकते, रैशनल एफएक्स। ओके, वो बनाया मैंने और उसको बढ़ाया और काफ़ी सब तेज़ी से बढ़ा वो। और एट वन पॉइंट इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी बनी थी। पर 5-6 साल बाद जब कंपनी इस्टेब्लिश हो गई तो मेरा विचार हमेशा से एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने का था। किस तरह का? एक पॉजिटिव, समाज में इतनी आर्थिक असमानताएं हैं, उससे देखने का मैं कष्ट। तब तक आप नागरिक बन गए थे क्या वहाँ के? नहीं। नागरिक कब बने? नागरिकता 2009 में शायद मैंने ली। उसका एक्चुअली इतना महत्व नहीं है जैसे हम अमेरिका में देखते हैं। नागरिकता का बड़ा महत्व है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। बताइए। कि ब्रिटेन में यदि आप सौरभ भाई अगर कल मूव हो जाएं भारतीय पासपोर्ट के साथ, भारतीय नागरिकता के साथ और वहाँ रहने लगे और वहाँ काम करने लगे, तो आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए भी एलिजिबल हैं। अच्छा, वो नहीं है कि माता पिता भी यहीं पैदा हुए हों जैसे अमेरिका में वो सब है? आपको ब्रिटिश नागरिक होना भी जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो आपको वोट डालने का अधिकार है क्योंकि आप कॉमनवेल्थ सिटीजन्स हैं। तो भारत एक कॉमनवेल्थ देश है, तो भारत के नागरिक यदि ब्रिटेन में रहते हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से मैं एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने
की कोशिश में था, तो मैं चैरिटीज़ के साथ जुड़ा। मुझे लगा ये किस तरह की? चैरिटीज़, तो ऑक्सफैम के साथ मैंने काफ़ी काम किया। फिर एक प्रिंसेस ट्रस्ट चैरिटी है जो कि जो अब किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने शुरू की थी कई साल पहले, और वो जो यंग लोग हैं 16, 17, 18 साल के, उनकी मदद करती है। वहीं यूके में मेन काम उनका यूके में, ऑक्सफैम का काम ग्लोबल है। और शेरी ब्लेयर फाउंडेशन, जो टोनी ब्लेयर की पत्नी है, शेरी ब्लेयर, उनके फाउंडेशन में मैं ट्रस्टी रहा। ये बताइए, जब आप यहाँ से गए, इंदौर रहे, चंडीगढ़ रहे, मुंबई रहे, फिर वहाँ जाके ये कॉल कैसे लेते हैं? ये मैं अपने अमेरिका के भी दोस्तों से खूब पूछता हूँ कि कंजर्वेटिव पार्टी में जाना है या लेबर में जाना है। ये एक जैसी आपकी विचारधारा, मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो बच्चे, जैसा कि होता है, ग्रुप बना के प्रोफेसर के पास गए कि प्रोफेसर साहब अब हमको इलेक्टिव लेना है, सब्जेक्ट चूज करना है, तो कौन सा लें, किस में स्कोप ज़्यादा है। तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि स्कोप तो आते जाते रहते हैं, आपका जहाँ दिल हो और जो आप परस्यू करें, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उस दिशा में रहेंगे आप, तो वो ध्यान रखें। तो विचारधारा मेरी हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है, और इसीलिए मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि मैं थोड़ी मैं सामाजिक न्याय में बिलीव करता हूँ और आर्थिक समानता में बिलीव करता हूँ। थोड़ा सोशलिस्ट स्टांस है उनका, थोड़ा प्रोग्रेसिव, प्रगतिवादी, प्रोग्रेसिव ज़्यादातर। मैं वैसा कहूँगा कि हमको ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने लिए है, हमें आसपास जो समाज में लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और इसीलिए मैंने इतनी सारी चैरिटीज़ ज्वाइन की। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि चैरिटीज़ काम तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन उनकी एक अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमित चीज़ें कर पाती है। तो इससे बड़ा मंच क्या है? तो इससे बड़ा मंच मुझे लगा राजनीति सबसे बढ़िया मंच है, जिससे कि एक नीतिगत बदलाव के ज़रिए आप लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। ठीक बात है। और इसीलिए मैं राजनीति में आया और लेबर पार्टी के साथ और सक्रिय हुआ। सादिक खान मेरे मित्र थे, उस समय सांसद थे, लंदन के मेयर। उस समय मेयर नहीं थे, उस समय सांसद थे, अभी मेयर हैं। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं लंदन के मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लंदन का मेयर का चुनाव यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा चुनाव होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड पोस्ट। ओके। तो फ्रेंच प्रेसिडेंसी, पोर्चुगीज प्रेसिडेंसी और फिर मेयर ऑफ लंदन, तो पूरा लंदन शहर वोट डालता है, डायरेक्टली इलेक्ट करता है मेयर को। और मेयर होता है मुख्यमंत्री की तरह है। तो पुलिस की रिपोर्टिंग, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो हम पढ़ते थे, स्कॉटलैंड यार्ड, सब जगहों पे, हाँ, स्कॉटलैंड यार्ड है मेयर के पास, तो वो मेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब मेयर के अंतर्गत आता है। और लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। 1,10,000 करोड़ साल का सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारा बजट है, इस तरह से। तो बड़ा चुनाव होता है। तो मैंने सादिक की मदद की और हम कैंपेन टीम में जुड़े, और काफ़ी टॉक्सिक कैंपेन रहा कंजर्वेटिव पार्टी। टॉक्सिक कैंपेन, बताइए। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से काफ़ी नस्ल भेद मुझे लगता है, क्योंकि जो सादिक के खिलाफ जो उम्मीदवार थे उस समय, दे कुडंट बी मोर डिफरेंट। कौन था उम्मीदवार? जैक गोल्डस्मिथ, वो उम्मीदवार थे। वो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अलग है, सादिक की बहुत अलग है। सादिक के पिताजी बस ड्राइवर थे लंदन में, जो लाल बसेस पाकिस्तान से गए थे वो? जी। तो वो बस चलाते थे, वो जो लाल रंग की बसें लंदन में चलती हैं। और जैक के पिताजी काफ़ी वो संभ्रांत परिवार से आते हैं, बिलियनर हैं, तो काफ़ी अलग पृष्ठभूमि थी। तो सादिक के उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके स्किन कलर की वजह से। कैंपेन कैसा रहता है? इंडिया से कितना अलग रहता है? जैसे उस मेयर इलेक्शन की बात करें, जैसे जिंदाबाद, मुर्दाबाद, रैली, डोर टू डोर काफ़ी होता है। डोर टू डोर का बहुत महत्व है। तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि दरवाजा कोई खटखटाएगा और हमसे बातें करेगा। सोशल मीडिया, आज व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं वहाँ पे और मोहल्ले के अलग अलग प्रचार के लिए? नहीं, उतने नहीं बनते, पर सर्टन कम्युनिटीज़ में ज़रूर होता है। जैसे इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, पर सब कम्युनिटीज़ में नहीं है। व्हाट्सएप इज़ वेरी प्राइवेट, लोग रखते हैं। बट हाँ, डोर टू डोर बहुत है, सोशल मीडिया आजकल बहुत है, और न्यूज़पेपर्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर का सपोर्ट किस तरह का? तो न्यूज़पेपर्स वहाँ पे काफ़ी, यू कैन टेल कि ये न्यूज़पेपर लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, और वो दे आर वेरी ओपन अबाउट इफ़ दे आर सपोर्टिंग समबडी। अच्छा, हाँ, वाह। सो ऐसा रहता है। तो वो काफ़ी कठिन कैंपेन था, और इट वाज वेरी रेसिस्ट कैंपेन, इफ आई कैन से दैट, आई थिंक सो।
It was very, and it's not just I think so, but actually the independent press bodies उन्होंने कहा कि campaign was quite racist. British origin versus South Asian origin. Against Sadiq Khan because of his faith, because of his color of the skin and because of his background. कि पाकिस्तान से आई इनकी फैमिली मुस्लिम है और so इस वजह से और ब्राउन है. बट मैं इस बात की तारीफ़ करूंगा और ये एक टेस्टिमनी है लंदन की जनता की कि उन्होंने सादिक खान को बहुत ज़्यादा मतों से जिताया. हिस्टोरिकली ही गॉट मोर वोट्स देन एनी पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश हिस्ट्री. तो जनता ने वो जो डिवीज़न की पॉलिटिक्स थी उसको नकार दिया. और फिर आप डिप्टी मेयर. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा सादिक तो जीत गए, बहुत अच्छा हो गया. और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी अप्रत्याशित घटना हुई और मैंने कभी सोचा नहीं कि भावनात्मक रूप से कोई सार्वजनिक घटना मुझे इस प्रकार से उस पर असर कर सकती है. वो हुआ ब्रेग्जिट का. हाँ. तो जो ब्रिटेन की जनता ने ब्रेग्जिट के लिए वोट कर दिया. मुझे आज भी याद है 23 जून 2016 को रेफरेंडम हुआ और 24 जून की अल सुबह इसका जो रिजल्ट आया. एवरीबॉडी वाज इन शॉक. डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और ब्रेक्सिट पर मोहर लगना. मैं हैरान रह गया एकदम. और मैं बहुत दुख हुआ मुझे भीतर, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता था कि ब्रिटेन का भविष्य यूरोपियन यूनियन में बेहतर है. और फिर मुझे सादिक के साथ मैं मिला और सादिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है. सादिक और करेंसी पाउंड का काफ़ी डिवैल्यूएशन हो गया था बहुत क्विकली, 10-15%. तो उसने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है और उन्होंने तुरंत मुझे उनका डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस अपॉइंट किया. और मैं तुरंत काम में. कितने डिप्टी मेयर होते हैं? 8. तो वो अलग अलग ऐसा कैबिनेट होता है. जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, फिर उनका जो कैबिनेट होता है वो अनइलेक्टेड होता है. हाँ, इसी प्रकार से तो मैं डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस, चूँकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी थी ब्रिटेन में विदेशी निवेश लाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, बिजनेसेस को सपोर्ट करना, बिजनेस रिलेटेड सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे हिंदुस्तान से जो कंपनियां पहुंचती हैं वो आपसे संपर्क करती हैं? जी हाँ. और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि 2016 में जब मैं डिप्टी मेयर बना, भारत लंदन में चौथा सबसे बड़ा निवेशक था. लास्ट ईयर भारत लंदन में सबसे बड़ा निवेशक बन गया. और ये बड़ी गर्व की बात है. और हमने काफ़ी एफर्ट किया. हमारे 3 ऑफिसेज हैं यहाँ लंदन में पार्टनर्स के, और उन्होंने बहुत इस दिशा में काम किया. आप बता रहे हैं कि सादिक खान को जब मैंडेट मिला या आप लोगों ने जो सब चीज़ें की उसका बड़ा रिस्पांस मिला, पर इन सब के बीच हम लोगों की नज़र जाती है दंगों पर. आपने कहा सब लोग वहाँ बड़ी हारमनी के साथ रह रहे हैं. आप लीस्टर ईस्ट से अभी चुनाव लड़ेंगे जी. तो ये दंगे क्यों हुए जिसमें भारतीय मूल के लोग और पाकिस्तानी मूल के लोग आमने सामने थे? वो कुछ क्रिकेट मैच से रिलेटेड कुछ घटना थी जिसमें कुछ युवा लोग थे, उनका सड़क पे कुछ ऐसा हो गया था. पर लेस्टर ईस्ट एक ऐसा शहर है, लेस्टर पूरा शहर ही ऐसा है जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग दशकों से एक साथ रहते हैं, एक साथ पले हैं, बड़े हुए हैं. कई सारे, यदि आपको याद होगा कि ईस्ट अफ्रीका से कई भारतीय, जब ईदी अमीन युगांडा से जी बिल्कुल उनका एक्सपल्शन वहीं हुआ, सेटल हुआ के लेस्टर में, तो वो सब लेस्टर में आके सेटल हुए और सब साथ आए थे. इसमें कई हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे और कैथलिक्स भी थे और अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, वो लेस्टर में आए थे. और जब से वो लेस्टर में साथ रहे तो इट वाज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर जिसको कहते हैं. लेस्टर क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन में? पुलिस भी तो आप ही लोगों को रिपोर्ट करती है ना, तो मेयर ऑफिस को. तो वो लेस्टर अलग शहर है लंदन से, लेकिन उसमें उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, कई लोग अरेस्ट हुए और उनके पर मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहता है कि उसमें क्या कारण है, उसको कैसे आगे रोका जाए. मेरी राजनीति सबको साथ लेकर लाने की है. मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैं पहला हिंदू डिप्टी मेयर ऑफ लंदन बना, पहले वर्किंग alongside the first Muslim mayor of London. I went to a Catholic school. I live in a Jewish neighborhood in London. So it's about bringing everybody together. तो वही लेस्टर इसमें. इसमें संसदीय क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है आप लोगों का? जैसे आप तो लंदन में थे डिप्टी मेयर, फिर लेस्टर में गए चुनाव लड़ने. लेस्टर में जाता रहता था. मेरे कई मित्र रहते हैं वहाँ लेस्टर में. और एक रोचक बात बताता हूँ, लेस्टर में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इट्स द मोस्ट डाइवर्स सीट, most diverse constituency in the country. So 80% of people living in Leicester East are non-white.
70% ऑफ देम आर एशियंस, अबाउट 55 to 60% इंडियंस। तो इसका निर्णय ऐसे होता है, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी के भीतर। जी। तो यदि आपकी रुचि है किसी पर्टिकुलर सीट में तो आप वहाँ अप्लाई करते हैं और वहाँ फिर वहाँ के जो लोकल सदस्य हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पार्टी के सदस्य हैं, वो वोट करते हैं। तो आपको उनका विश्वास जीतना होता है और आपको उनका वोट जीतना पड़ता है। तो एक मिनी इलेक्शन होता है वो अपने आप में प्राइमरी आपकी उम्मीदवारी के लिए। हाँ। और हमारे यहाँ जैसे कई बार नेताजी लोग कह देते हैं कि हम चांद ला के आएंगे, तारे लेके आएंगे, आप लोग भी ऐसे लंबे चौड़े वादे करते हैं अपने इलेक्टोरल कॉलेज को? वादे नहीं, उनको लगता है कौन कॉम्पिटेंट है ज़्यादा। और इसी प्रकार से, और लेस्टर ईस्ट में उनको पता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, लंदन में मैंने क्या काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है, कम्युनिटीज़ को साथ में लाने का काम किया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में बहुत काम किया है। तो वो मैंने वो अपने आप वो पक्ष पार्टी लेकिन सत्ता से बाहर है एक लंबे वक्त से, 2010 से। केंद्र क्या वजह रही? जी, केंद्र में तो वो 13 साल पावर में थे, 97 से 2010 तक, जिसमें टोनी ब्लेयर फिर गॉर्डन ब्राउन प्रधानमंत्री रहे। 2010 में किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स की 2015 तक। और उसके बाद हमारी पार्टी की कुछ मुझे कुछ हद तक ये लगता है कि या तो हम दूसरी पार्टी को या जनता को दोष देने की बजाय हम भीतर जाके, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी कुछ सालों तक अनइलेक्टेबल थी। क्यों? आई थिंक आउट ऑफ स्टेप विथ पब्लिक। जनता जो चाहती है, जनता जनार्दन जो चाहती है, आपको उनके साथ रह के उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, ना कि अपनी प्राथमिकताओं को जनता पे थोपना और अपनी विचारधारा को जनता पे थोपना। यूके में जब संसदीय चुनाव होंगे, अभी तो डेट लॉक नहीं है, इसी साल के आखिरी तक मान के चला जा रहा है। अगर उसके पहले करवा लें ऋषि सुनक तो बात अलग। तो आपके हिसाब से कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं वहाँ की जनता के? सबसे पहला मुझे लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पिछले ये दशक में हम कहते हैं उसको लॉस्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में बहुत कम इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम होती है तो फिर सरकार खर्चा कम कर पाती है, क्योंकि टैक्स कलेक्शंस कम हो जाते हैं। तो पब्लिक सर्विसेज बहुत अफेक्ट हुई हैं। तो वो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पब्लिक सर्विसेज, जैसा आपको पता होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ सब फ्री हैं, पूरी स्वास्थ्य सेवा। बहुत तारीफ सुनी हमने। आप प्रधानमंत्री हो, राजा हो चाहे रंग, सबको एक जैसा हेल्थ केयर सिस्टम मिलता है वहाँ। और स्कूलिंग सब 94% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं पूरे ब्रिटेन में। तो स्कूल की व्यवस्था और उसके स्तर में गिरावट आई है। हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें गिरावट आई है और ये जनता इससे त्रस्त है। तो मुझे लगता है कि वो दूसरी बड़ी प्राथमिकता है। और तीसरा क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है, अब लोग तैयार हैं इस बात के लिए और लोग बड़े जागरूक हैं। अच्छा, इट्स इलेक्टोरल इशू देयर। इट इज डेफिनेटली बिग इलेक्टोरल इशू। ऐसी कुछ मुश्किल रहती होगी क्या कि ऋषि सुनक भी भारतवंशी हैं, आप भी भारतवंशी, पर आप लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, तो कितना आलोचनात्मक हुआ जाए, नहीं हुआ जाए? क्योंकि इंडिया से गई जनता है वो भी तो कंफ्यूज होगी यार, दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि कोई भारतीय मूल के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, एंड आई गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन फिर भी जो हमारी पहला कर्तव्य राजधर्म का हमारी जनता के प्रति है, तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। तो जनता जो बोलेगी और जनता के लिए जो बेहतर काम करेगा हम वो है, और उनको चाहे वो किसी भी ओरिजिन के हों, अल्टीमेटली वी हैव आवर जॉब इज़ टू होल्ड देम टू अकाउंट। यस, तो वो हम करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात, भारत के पार्टी साथ का क्या नजरिया रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। बताइए। 1945 में जब ब्रिटेन में आम चुनाव हो रहे थे, तो लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही तो और वो लेबर पार्टी जीती वो चुनाव, और इसी तुरंत उन्होंने इसको प्रायोरिटी बनाया और पूरा समर्थन किया भारत की स्वतंत्रता का। तो ये बड़े पुराने रिश्ते हैं लेबर पार्टी के भारत के चर्चिल साथ। की तरह वो अपमानजनक नहीं रहे भारत के प्रति लेबर पार्टी वाले। लेबर पार्टी हमेशा से कम्युनिटीज़ के साथ और इनके साथ ज़्यादा संबंध बना के रखे हैं हमेशा से। और फिर अभी रिसेंट टाइम्स में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और इसीलिए ये ब्रिटेन के हित में भी है और भारत के हित में भी कि संबंध बहुत अच्छे बने रहें, व्यापार व्यवसाय बढ़े। और जो इसमें भारतीय ब्रिटेन में रहते हैं वो एक जीवित सेतु के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं लिविंग ब्रिज, जीवित सेतु के रूप में साथ में रहें।
करीब लंदन शहर में 6 से 7 लाख भारतीय मूल के लोग हैं और ब्रिटेन में करीब 17 लाख के करीब। बताइए, आपने इतना कहा हमारे दिल में आ गया ललन टॉप अड्डा कर लें लंदन में आके। इतने सारे लोग। मोदी जी से मिले हैं आप? ऐसे कार्यक्रमों में मतलब ऐसे मीटिंग नहीं हुई है, पर कार्यक्रमों में मेरी भेंट हुई है। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, राहुल गांधी जी जाते हैं, तो वहाँ कार्यक्रम होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी मोदी जी जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर होते हैं। इनकी जो ऑफशोर विंग्स हैं, है ना, ओवरसीज़ फ्रेंड्स वाली, जो ये आप लोगों के लगातार संपर्क में रहती होंगी, जिसको हम ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहते हैं कि अच्छा ये पावर में आ सकते हैं, इनसे संपर्क आ जाए। तो बीजेपी कांग्रेस वाले जो वहाँ पे हैं वो आप लोगों के टच में रहते हैं? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, सबके? ये तो स्वाभाविक है, हम भी टच में रहते हैं। तो मैं लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ, तो लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया भी अपने सबसे संबंध बना के रखती है। तो ये तो है ही, क्योंकि जो एक सरकार के स्तर पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो कनेक्शंस है वो है, पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर, बिजनेसेस के लेवल पर, और मेन कनेक्शन होता है पीपल टू पीपल। तो हमारा दिल से दिल का संबंध है ब्रिटेन का और भारत का। ये और बता दीजिए, लंदन में पोहा कहीं ढंग का मिलता है कि नहीं? मेरे घर के अलावा ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत उम्दा पोहा मिलता है, और बिल्कुल उसमें नींबू और बारीक सेव और मोटी सेव और जीरावन साथ में, सब एक साथ मिलता है। थैंक यू राजेश जी, आपने जो, मेरे को लगा कि सब मेरे इंदौर के दोस्त बहुत नाराज़ हो जाएंगे, भैया बाकी सब ठीक है, पोहा पे बात नहीं हुई। पोहा और जलेबी। और जलेबी पे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम जब ललन टॉप अड्डा लेके लंदन आएंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए ललन टॉप।